Hey guys, what's up and welcome back to आरंभ बैच, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, वेलकम बैक मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों जो कि क्लास 11 टर्म 2 नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या हाल चाल। और पिछले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के साथ में आइडियल गैस इक्वेशन वाला पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया था और ये पूरा लेक्चर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। नाउ गाइज, आज के लेक्चर में जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक नया टॉपिक है, कंप्लीटली नया टॉपिक है जिसका नाम है गाइस व्हाट्सअप। अनअकैडमी से आ गया है एक शानदार अपडेट। अनअकैडमी पर होने वाला है कॉम्बैट साइंस ओलंपियाड 26 दिसंबर को 1 PM फॉर क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट। 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 45 क्वेश्चंस आएंगे। टॉप 3 स्टूडेंट्स को मेडल के साथ साथ में 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो टॉप 25 रैंकर्स को मिलेंगे। अगर आप 4 से 10 पोजीशन पर आते हैं तो 75%, 11 से 50th रैंक पर आते हैं तो 50%, और अगर 51 से 100th रैंक ऑक्यूपाई करते हैं तो 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSE कैटेगरी में, जिस पर मैं भी पढ़ाता हूं। गाइस, क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आएंगे और आपको 100% तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। आपको इस टेस्ट में एनरोल करने से पहले जो कोड यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा ग्रेविटी। तो गाइस, देर किस बात की, एनरोल नाउ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, पहले हम इस की भाषा पढ़ लेते हैं जो तुम लोगों के स्कूल के अंग्रेज टीचर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें लिखना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 3 इडियट्स देखी होगी जिसमें वो सर रेंचो से बोलते हैं डेफिनेशन क्या है, तो आपको वो डेफिनेशन पढ़ना पड़ता है क्योंकि स्कूल वालों को डेफिनेशन में ही मजा आता है, जेई नीट वालों को कॉन्सेप्ट में मजा आता है। तो हम पहले स्कूल के अंग्रेज टीचरों को सेटिस्फाई कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हो तो इस टेम्परेचर को आपको थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मेंटेन करके रखना है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस या कोई भी आप टेम्परेचर चूज कर लो, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था, अब आपकी इच्छा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस या वेपर्स को आप एक वेसल के अंदर मिक्स कर देते हो और जो आप 2 या 2 से ज्यादा गैसेस या वेपर्स लेते हो उनका वॉल्यूम भी फिक्स रखते हो। जैसे 22.4 लीटर आपने ऑक्सीजन ले ली, 22.4 लीटर आपने हाइड्रोजन ले ली, 22.4 लीटर आपने वाटर वेपर ले लिए, तो ये सारे चीजों का वॉल्यूम आपको फिक्स रखना है। देन ऐसी कंडीशन में उन गैसेस का या उन वेपर्स का जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल वेपर्स। एक अजम्पशन इसके अंदर लगाया जाता है, हम ऐसा अज्यूम करते थे जो भी गैसेस और वेपर्स हैं वो उस चेंबर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सर मजा नहीं आया डेफिनेशन, बिल्कुल मजा नहीं आया। जब तक हम हमारे देसी तरीके से नहीं पढ़ते हमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो आइए हम इस चीज को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, यह है आपका एक चेंबर, यह है आपका एक चेंबर। ना इस चेंबर के अंदर आपको क्या करना है, आपको अलग अलग टाइप की गैसेस रखनी है। इस चेंबर के अंदर आपको अलग अलग गैसेस रखनी है। तो मैंने जो व्हाइट डॉट्स बना दी है, इमेजिन करो ये व्हाइट डॉट्स तुम्हारे हाइड्रोजन के हैं। ये व्हाइट डॉट्स किसके मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के हैं। ये पीले डॉट्स लेट से ऑक्सीजन के हैं। तो ये जो पीले डॉट्स हमने बना दिए ये किसके हैं, ये ऑक्सीजन के हैं। हमने जो इसके पहले व्हाइट डॉट बनाया था वो हाइड्रोजन का था। और हम लोग अब ये हरे हरे डॉट ले लेते, हरे 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 डॉट हमने ले लिए किसके, नाइट्रोजन के। सो येलो डॉट आपने ऑक्सीजन ले लिया, व्हाइट डॉट आपने हाइड्रोजन ले लिया एंड ग्रीन डॉट आपने नाइट्रोजन ले लिया। अब खास बात यह है
कि मान लो लेट से इमेजिन करो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं 293.15 केल्विन पर। तो एट दिस टेम्परेचर या एट दिस कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉन रिएक्टिव। ये एक दूसरे के साथ में नॉन रिएक्टिव होंगे, यानी अभी ये कैसे बिहेव कर रही है, इनर्ट की तरह बिहेव कर रही है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो कंडीशन नंबर 1 आपको ये लेकर चलनी है कि आपका टेम्परेचर यहां पर फिक्स हो, आपका टेम्परेचर फिक्स हो। दूसरा, आपका यहां पर वॉल्यूम भी फिक्स हो। मतलब यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सारी गैसेस 22.4 लीटर ले लिए। लेट्स इमेजिन 22.4 लीटर ले लिए। सर 22.4 लीटर ले रहे हो तो फिर एसटीपी कंडीशन के हिसाब से आप इसको 273.15 केल्विन कर दो, क्योंकि अगर 298 केल्विन पर ले गए तो फिर तो एसएटीपी हो जाता है, 293 पर ले गए तो फिर वो एसएनटीपी हो जाता है। मैंने आपको सिखाया था अपन 22.4 लीटर गैस ले रहे हैं तो टेम्परेचर ये ले लेते हैं, वॉल्यूम फिक्स हो गया। एंड तीसरा, जो आप गैसेस ले रहे हो, दीज गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, दिस गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। क्या इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अब ये चेंबर जो आपने लिया है, इस चेंबर का टोटल प्रेशर कितना होगा? हम लोग सब एक बात जानते हैं कि हमारी जो गैसेस होती हैं, हमारी जो गैसेस होती हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हमारी जो गैसेस होती है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। Why they are continuously moving? Because they have kinetic energy. Because they have kinetic energy, क्योंकि इनके पास में क्या होती है प्यारे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से दे कोलॉइड, काइनेटिक एनर्जी की वजह से दे कोलॉइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दे कोलॉइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर्स। ये आपके कंटेनर्स की वॉल से कोलॉइड करते हैं एंड एक्सर्ट्स प्रेशर, और इस वजह से आपका गैसियस प्रेशर निकल के आता है। तो अब यहां पर देखो, इस चेंबर के अंदर 3 तरीके की गैसेस हैं, तो ये आपस में तो कोलॉइड हो रही होगी, लेकिन उसके अलावा ये चेंबर की वॉल से भी कोलॉइड हो रही होगी, और चेंबर की वॉल से कोलॉइड होने की वजह से ये प्रेशर क्रिएट कर रही होगी। तो डाल्टन्स ने हमें इसका जवाब दिया। डाल्टन्स ने हमें बोला कि अगर आप इस चेंबर के अंदर टोटल प्रेशर निकालना चाहते हो, अगर आप इस चेंबर के अंदर टोटल प्रेशर निकालना चाहते हो, तो वो टोटल प्रेशर होगा विल बी इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन गैस प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन गैस। इसको कुछ ऐसा समझे कि ये चेंबर नहीं, ये मेरा घर है। जैसे चूड़ी नहीं, ये मेरा दिल है, वैसे ही चेंबर नहीं, ये मेरा घर है। इस चेंबर के अंदर 3 लोग रहते हैं, मैं, अमृता और मेरी मम्मी। हम 3 लोग इस घर के अंदर रहते हैं। अब हमारे यहाँ जो आंटी रोटी बनाने के लिए आ रही हैं, उनसे हमने बोला कि आंटी आज आप 15 रोटी बना दीजिए। तो बाहर से एक और पड़ोसी आंटी सुन रही थी, उन्होंने बोला ओ आज पंड्या जी के यहाँ तो 15 रोटी बनी है। तो ये हमारे घर की टोटल रोटी हो गई। लेकिन पंड्या जी के यहाँ जो 15 रोटी बनी है, उसमें कौन कितनी खाएगा ये कैसे पता चलेगा? अब दूर से देखने वाला, वो जो पड़ोसी आंटी जिन्होंने सुन लिया कि हमारे यहाँ जो आंटी आती है उन्होंने 15 रोटी बनाई है, तो वो क्या सोचेंगे, अच्छा मतलब मृत्युंजय, अमृता और उसकी मम्मी तीनों 5-5 रोटी खाएंगे। ओ, हो सकता है ऐसा सोचे वो। हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि अगर इस गैस का, अगर मान लो इस गैस का टोटल प्रेशर 3 atm आ गया, तो हम क्या सोचेंगे 1 atm 1 atm 1 atm। लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत तो यह है कि मेरी मम्मी का आज उपवास है, मेरी मम्मी तो रोटी खा ही नहीं रही है, और वो रात में रोटी खाएंगी तो वो 1 रोटी खाएंगी। मेरी मम्मी डाइटिंग पे चल रही है, अमृता भी डाइटिंग कर रही है, अमृता भी 1 रोटी खाएगी, और पूरी की पूरी 13 रोटी मैं खाऊंगा, मैं हफ्सी हूं, मैं अदनान सानी हूं, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। एक बार अदनान सानी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उन्होंने सब ऑर्डर किया और बोला दाल ले आओ, चिकन ले आओ, सब्जी ले आओ, सलाद ले आओ, रायता ले आओ, पापड़ ले आओ और रोटी ले आओ। अदनान सानी उस समय बहुत मोटे थे, तो उसके साइज को देख के वेटर ने लाके 101 रोटी का ढेला रख दिया। बोले 101 रोटी तो उसको लगी जाएगी,
101 रोटी जाके रख दी। तो अदनान सानी को एकदम गुस्सा आ गया, क्या समझ के रखा तुमने मेरे को, मैं मोटा दिखता हूँ तो क्या मैं इतना खाऊंगा, मैं हफ्सी हूँ क्या, मैं जानवर हूँ क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की, इतनी सारी रोटी ला के रख दी। तो एकदम मैनेजर आ गया, घबरा गए सब लोग कि क्या करें। तो मैनेजर को देख के बोलते हैं कि तुम्हारा वेटर क्या मुझे समझ के रखा है, मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं गाने गाता हूँ, मैं लोगों को वाह 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 करता हूँ, और तुम साले मेरी इसी बेइज्जती करते हो, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आया। खूब चिल्ला, फिर बोलते चिल्ला चिल्ला दे, एक काम करो ऊपर से 1 रोटी निकाल के ले जाओ, 100 रोटी खा लूंगा। ठीक उसी तरह ये हालत मेरी भी है, मैंने 15 रोटी बनवाई, एक मेरी मम्मी ने खाई, एक अमृता ने खाई, बाकी की 13 रोटी मैं खा रहा हूं। तो भैया अब यहां पर रोटी के अंदर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो अब अगर मेरे घर पे आंटी रोटी बनाने आएंगी तो बोलेंगी कि यार ये हफ्सी प्राणी 13 रोटी खाता है, बेचारी अमृता 1 खाती है और इसकी मम्मी 1 खाती है, टोटल मिला के 15 रोटी बना दो। ठीक उसी तरह हमारे गैसेस के अंदर भी ये होता है। दैट मीन्स हमें यह चेक करना होगा कि ऑक्सीजन के अकेले का कितना प्रेशर होगा, दैट विल बी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के द्वारा कितना प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, दैट विल बी प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। एंड नाइट्रोजन के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, दैट विल बी प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन। क्या बात समझ में आ गई? तो इस चेंबर में आप जितनी गैसेस रखोगे, हर गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा टोटल प्रेशर को। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? इसके लिए उन्होंने एक नया टर्म हमारे सामने प्रपोज करा, दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। हमारे सामने एक नया टर्म उन्होंने प्रपोज करा, जिसे मैं पहले ठीक से लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। नो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल प्रेशर? अब मेरी एक बात समझो, अब हम इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। अब हम इसे ऐसा देखें कि इस घर में 15 रोटी बनी, इस घर में 15 रोटी बनी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस घर में टोटल 15 रोटी बनी। अब इस 15 रोटी में से इस 15 रोटी को खाने में, पहले हम बोल रहे थे कितनी बनी, अब हमें इस 15 रोटी को खाना है। तो इस 15 रोटी को खाने में मेरी मम्मी का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो 1 रोटी खा लेगी। अमृता का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो भी 1 रोटी खा लेगी। और मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैं 13 रोटी खा लूंगा। लेकिन अब ये क्या हो गया, अभी एक टीम एफर्ट हो गया, अभी एक टीम एफर्ट हो गया, यानी हम 3 लोगों की टीम मिलके ये 15 रोटियां हमें खत्म करनी है। तो इस 15 रोटी को खत्म करने में मेरी मम्मी का क्या कंट्रीब्यूशन है, 1 रोटी। मतलब दिस इज द पार्शियल कंट्रीब्यूशन, ये मेरी मम्मी का एक पार्शियल कंट्रीब्यूशन था, ये मेरी मम्मी का एक पार्शियल कंट्रीब्यूशन है। अमृता का भी ये पार्शियल कंट्रीब्यूशन है और मेरा भी पार्शियल कंट्रीब्यूशन है। हम तीनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देख के मिल के ये 15 रोटी खत्म करी, इसलिए ये वर्ड पार्शियल यूज होता है। पार्शियल का मतलब हमारे टोटल प्रेशर के अंदर एक गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इट इज नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ a gaseous pressure in the total pressure of a mixture of gas। मतलब एक चेंबर का अगर प्रेशर पीटी टोटल प्रेशर है तो उसमें प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ए, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस बी एंड प्रेशर अप्लाइड बाय गैस सी, इन तीनों की वजह से होगा। तो पी ए क्या कहलाएगा, पी ए विल बी द पार्शियल प्रेशर, पी ए विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। पी बी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी एंड पी सी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। क्या बात समझ में आ गई? तो ये होता है पार्शियल प्रेशर। मतलब एक चेंबर के अंदर मान लो मुझे टोटल प्रेशर दिख रहा है 10 atm और उस 10 atm वाले चेंबर के अंदर 2 गैस है, गैस ए और गैस बी। तो उस 10 atm प्रेशर को बनाने के लिए 2 गैसेस की जरूरत लगी, ए और बी। अब उसमें से ए का कितना कंट्रीब्यूशन है, पूरा 10 तो होगा नहीं, वरना कंप्लीट कंट्रीब्यूशन हो जाता, पूरा कंट्रीब्यूशन हो जाता। तो पूरा कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, पार्शियल कंट्रीब्यूशन है। तो पार्शियल कंट्रीब्यूशन मतलब 10 atm में से ए गैस का कितना पार्ट, हमने बोला 6 atm, तो वो 6 atm उस गैस का पार्शियल प्रेशर हो गया। एंड 4 atm बी नाम की गैस का पार्शियल प्रेशर हो गया। तो आपको
डाल्टन्स लॉ समझ में आया? डाल्टन्स लॉ बस ये बोलता है कि अगर एक चेंबर है तो उस चेंबर का जो भी टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन इट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, ज्यादा दिमाग लगाने की, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैंने समझाया उतना आप लोग समझ के आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा पीटी, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, एंड P1 P2 P3 आर द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस या मिक्सचर जो कि प्रेजेंट है आपके चेंबर के अंदर। ठीक है प्यारो, आगे चलते हैं, पार्शियल प्रेशर समझने की कोशिश करते हैं। नाउ गाइस, पार्शियल प्रेशर अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, partial pressure of any constituent gas or vapor in a mixture is defined as the pressure exerted by gas or vapor would extend if it were alone in the container at the same temperature। मतलब सर समझे नहीं, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारा चेंबर है, इस चेंबर में मान लो तुम्हारी अभी ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस अभी अकेली है। अब इमेजिन करो इस चेंबर के अंदर सिर्फ अभी कौन सी गैस भरी है? ऑक्सीजन गैस। 22.4 लीटर्स है एंड टेम्परेचर 273.15 केल्विन है। मान लो अभी इसका लेट से इसका प्रेशर आ रहा है 1 atm। अब हमने इसको एक चेंबर के अंदर डाल दिया जिसमें ऑक्सीजन तो है ही है, ऑक्सीजन के साथ साथ एक और गैस भरी हुई है, लेट से नाइट्रोजन। तो यहां पर ग्रीन वाली नाइट्रोजन हो गई एंड ब्लू वाली तुम्हारी ऑक्सीजन हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर ऑक्सीजन अगर तुमने ये ऑक्सीजन 22.4 लीटर ली है, टेम्परेचर 273.15 केल्विन है, तो इसका प्रेशर अभी भी 1 atm होगा। अगर तुमने नाइट्रोजन ली है, नाइट्रोजन भी अगर आपने 22.4 लीटर्स ली है, टेम्परेचर 273 केल्विन लिया है, तो मान लो कि जब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह जब नाइट्रोजन भी अकेला रहा होगा 22.4 लीटर और 273.15 केल्विन पे, तो ये 2 atm प्रेशर लगाता है लेट से। तो यहां पर इसका प्रेशर अभी भी कितना होगा? 2 atm। लेकिन इन दोनों की वजह से जो टोटल पार्शियल प्रेशर हो गया है, प्रेशर अप्लाइड बाय नाइट्रोजन प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2 atm प्लस 1 atm, यानी कि टोटल हो गया 3 atm। तो 3 atm is the total partial pressure where 2 atm is the partial pressure of nitrogen and 1 atm is the partial pressure of oxygen। क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? ठीक है, इसको देख लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब इसका डेरिवेशन आपके सामने आया है, बट डेरिवेशन आप देखो अजीबोगरीब फॉन्ट्स में चला गया है, तो मैं आपको इसका डेरिवेशन अपने नोट पैड पे लिखवाता हूं, आप लोग साथ साथ में लिखते चलिए। सो नाउ लेट्स से P1 is the partial pressure of gas 1, P2 is the partial pressure of gas 2, P3 is the partial pressure of gas 3। Now हम लोग सब जानते हैं, we all knew that according to the ideal gas equation, P V is equal to nRT, और we can say P is equal to nRT by V। क्या मैं सही बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर बनाने के लिए आपने टेम्परेचर और वॉल्यूम फिक्स रखा है, मतलब यहां पर हियर वी नीड टू कीप टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एज कांस्टेंट, और आर तो तुम्हारा आइडियल गैस कांस्टेंट है ही, तो ये अब तुम्हारे पास में यहां पर तीन चीजें कांस्टेंट हो गई, आर, टी एंड वी। तो P1 हो जाएगा N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1
आर टी बाई वी, P2 हो जाएगा N2 आर टी बाई वी, एंड P3 हो जाएगा N3 आर टी बाई वी। किसके कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नाउ लेट्स से Pt will be P1, P2 and P3. So Pt is equal to N1 RT by V plus N2 RT by V and N3 RT by V. अब आप यहां पे सब चीजें कॉमन निकाल लो। RT by V कॉमन आ गया, N1 N2 N3 बचा तो हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 मल्टीप्लाई बाय RT by V। हमने ये कॉमन निकाल लिया RT by V। तो गाइस ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। क्या आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? देख लो, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? ठीक है। नाउ अब हम एक काम करते हैं, हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। नाउ व्हाट बेसिकली पार्शियल प्रेशर मींस? व्हाट बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस मींस? टोटल में अगर एक चेंबर में 3 गैस है तो वो 3 चेंबर का, सॉरी उस चेंबर के अंदर 3 गैस है। अब उस चेंबर का जो भी टोटल प्रेशर है उसमें उस एक पर्टिकुलर गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है? मान लो मेरे पास में Pt विल बी द टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस, यानी जो चेंबर के अंदर ये 3 गैसेस हैं उसमें तीनों गैसेस को मिला के Pt बन रहा है। लेकिन ये जो टोटल प्रेशर है इसमें गैस नंबर 1 का कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये हमें पता लगाना है। दैट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि भाई टोटल प्रेशर में से एक गैस का कितना कंट्रीब्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे भाई? बिल्कुल सीधा सा हिसाब हो गया ना इसका, तो लाड़ लो। क्या हिसाब हो गया सर? सीधा हिसाब हो गया कि दैट द प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय P टोटल। इससे आपको इसका फ्रैक्शन मिल जाएगा कि भैया टोटल प्रेशर है इतना, इसमें प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1 है इतना, दोनों को डिवाइड कर दो, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। सो P1 डिवाइडेड बाय P टोटल। नाउ व्हाट इज P1? P1 will be N1 RT by V divided by what is P total? N1 N2 N3 multiply by RT by V। RT by V, RT by V फिटूस, ये हो गया N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज N1? N1 is the number of moles of gas 1, N1 N2 and N3 का मतलब क्या है? That will be the total number of moles in your mixture। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? N1 upon NT यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो अब आपका यहां पर पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो गया? पार्शियल प्रेशर बराबर हो गया P1 अपॉन P टोटल यानी टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस 1 अपॉन इट्स नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय NT। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या मेरे प्यारे गुलगुलों को इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ मेरे बच्चा लोग, क्या यहां तक सब क्लियर? क्या मैं थोड़ा आगे बढ़ूं? नाउ मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में एक टर्म पढ़ाई थी मोल फ्रैक्शन। क्या आप लोगों को मोल फ्रैक्शन टर्म याद है जिसको हम x से डिनोट करते थे? अगर आप लोगों को किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालने, जैसे मान लो आपके पास में एक सॉल्यूशन बना हुआ है, मान लो आप लोगों के पास में एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन सर 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक बनता है सॉल्यूट से, एक बनता है सॉल्वेंट से। अब अगर मान लो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन मैंने सिखाया था हमेशा 1 होता है, एंड सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन टोटल नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ऐसे मोल फ्रैक्शन निकलता था। क्या इस फॉर्मूले में कुछ ऐसा ऐसा फील नहीं हो रहा तुमको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। सो देयरफॉर ये बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। x1 क्या है? ये बन गया आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। सो देयरफॉर P1 अपॉन P टोटल यानी कि द प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इन द मिक्सचर, टोटल प्रेशर इन द मिक्सचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस 1। सिमिलरली अगर आपको प्रेशर ऑफ द गैस 2 निकालना है तो P2 बाय P टोटल इज इक्वल टू उसका मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 3 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया तो आपको ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत ही ज्यादा आराम से एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या चीज क्लियर हो रही है? अच्छा, आगे बढ़ के यहां पर हम एक डब्बा बना के और लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय पी टोटल यानी टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू उसके मोल फ्रैक्शन। तो जब आप पी टोटल को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन एंड दिस विल गिव यू द पार्शियल प्रेशर। मतलब अगर आपको किसी कंडीशन में एक गैस का पार्शियल प्रेशर नहीं पता हो, आपको नहीं पता कि वो गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो आप टोटल प्रेशर निकाल लो या आप टोटल प्रेशर पता लगा लो कि आपके चेंबर का टोटल प्रेशर कितना है और उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है। आपकी जो गैस है उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है, अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे और उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपका पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जरा इसको आराम से नोट कर लो, पहले डेरिवेशन नोट कर लो अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज नोट डाउन द डेरिवेशन। इस डेरिवेशन से बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आए हैं। एक फॉर्मूला ये निकल के आया है, एक फॉर्मूला ये निकल के आया है और एक फॉर्मूला आपका ये वाला निकल के आया। तो ये 3 फॉर्मूले जिनको मैंने डब्बे डब्बे बनाए हैं, इसको जरा अच्छे तरीके से नोट कर लो। नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन। हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्लियर? पक्की बात? गाइस जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब आप लोगों को ये चीज और अच्छे तरीके से क्लियर होगी। डोंट वरी, मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करवाता था, लेकिन अब मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा क्योंकि कंपैरेटिवली हमारे चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं क्योंकि हम डीजी बोर्ड का यूज कर रहे हैं एंड ज्यादा बड़े वीडियोस बना रहे हैं और टाइम बचेगा, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों इतना ज्यादा इसको यूज करते हैं? गाइस देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो आपने केमिकल रिएक्शन करी, उसमें कुछ गैस बनी। अब गाइस गैस तो हवा में उड़ जाएगी, गैस तो हवा में उड़ जाएगी। तो हमें गैस को यूजुअली कलेक्ट करने के लिए हम गैसेस को वाटर वेपर या वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चेंबर में पानी भर देंगे, हम लोग इस चेंबर में क्या करेंगे, हम लोग इस चेंबर में भर देंगे पानी, हम लोग इस चेंबर में क्या कर देंगे, भर देंगे वाटर। अब क्या होगा, वाटर की सरफेस पर ये गैस आपको अब्जॉर्ब होती हुई नजर आएगी, इसकी सरफेस पर आपको गैस मिल जाएगी। यानी यूजुअली जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर अगर आप किसी भी गैस को निकालना चाहते हो या गैस को कलेक्ट करना चाहते हो तो गैस को हमेशा कलेक्ट किया जाता है ओवर वाटर सो दैट द गैस ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी गैस बनी उसमें गैस के अलावा वाटर वेपर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम लोगों को जो गैस अभी एक्सपेरिमेंट के बाद मिल रही है वो गैस एक्चुअली गीली गैस होगी, हम उसको बोलेंगे वेट गैस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर भी इंक्लूडेड है। तो उस गैस का जो प्रेशर होगा
दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, यानी आपकी जो ओरिजिनल गैस है, जो आपकी ओरिजिनल गैस है, जो आपकी असली गैस है, जो आप बनाना चाहते थे एक्सपेरिमेंट में, वो प्लस आपके वाटर वेपर का प्रेशर। तो इन दोनों का प्रेशर जब मिक्स होगा तो आपको प्रेशर ऑफ वेट गैस मिलेगा, यानी ये वो गैस है मेरे प्यारे बच्चों जो हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिली, लेकिन हमें उसे वाटर के ऊपर कलेक्ट करना पड़ा। वाटर के ऊपर कलेक्ट करने की वजह से उसके अंदर थोड़े वाटर वेपर भी मिक्स हो गए। तो अब हमको जो ओरिजिनल गैस का प्रेशर मिल रहा है वो दो गैसेस की वजह से मिल रहा है, एक आपकी ओरिजिनल गैस और एक आपकी वाटर वेपर। लेकिन हमारा मेन पर्पस तो ये वाली गैस निकालना था, लेकिन इसके अंदर वाटर वेपर जबरदस्ती आ गया। तो अब क्या करें? तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों को ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो हम लोग हमारे वेट गैस में से एक्वस टेंशन माइनस कर देते हैं। व्हाट इज एक्वस टेंशन? एक्वस टेंशन इज नथिंग बट द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। आपके वाटर वेपर का ये पार्शियल प्रेशर होता है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? मतलब इस फॉर्मूले को टेक्निकली रीअरेंज कर दिया गया। अब आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है सर, वेट गैस की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटेशन से मिल जाएगी, ड्राई गैस की फॉर्मूले से आ गई, एक्वस टेंशन की वैल्यू यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर की वैल्यू कहां से मिलेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों एक्वस टेंशन की जो वैल्यू होती है, एक्वस टेंशन की वैल्यू, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई बात नहीं, मैं नोटपैड पे जाके दिखाना चाहता था। तो गाइस ये है तुम्हारे एक्वस टेंशन की वैल्यू, ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्वस टेंशन। एंड हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक्वस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप देखो जब वाटर वेपर 0 डिग्री सेल्सियस पर थे तब इसका एक्वस टेंशन 0.0060 बार था। यूनिट हमने प्रेशर की बार ले रखी है। भाई एक्वस टेंशन क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो प्रेशर ही रहेगा। जब टेम्परेचर बढ़ के 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आप देखो ऑलमोस्ट ये वैल्यू डबल हो गई। जब टेम्परेचर बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आप देखो ये वैल्यू फिर बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गई। नॉट एग्जैक्टली बट फिर भी। जब टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्री सेल्सियस हुआ तो आप देखो ये वैल्यू फिर ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो एक्वस टेंशन की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्वस टेंशन की वैल्यू भी घटेगा। इमेजिन करो अगर तुम्हारी जो वेट गैस है, अगर मान लो उसका प्रेशर आ रहा है 1.0090 बार्स और ये आपने एक्सपेरिमेंट किया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब आप अपने आप बता दो एक्वस टेंशन क्या होगा? ये टेबल से आपको एक्वस टेंशन की वैल्यू मिल गई 0.0060 बार्स। तो आपके ड्राई गैस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.0090 बार माइनस 0.0060 बार, तो वैल्यू हो गई 1.0030 बार इज द वैल्यू ऑफ योर ड्राई गैस। यानी ये आपका ड्राई गैस का प्रेशर है। इस प्रकार आपको फॉर्मूला यूज करना है मेरे लाडलो, ठीक है? नोट कर लिया क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग वापस से हमारी स्लाइड पर चलते हैं मेरे गुलजारी लालो। ओके, ये हमारी स्लाइड पर हम लोग वापस आ गए। अब गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।